की बात करें जो अभी-अभी गुज़रा है, तो पूरा लास्ट वीक भी हमने देखा कि वॉर सिचुएशन हो रही है, बाज़ार को लेकर कितने डाइसी सिचुएशन चल रही थी एंड स्टिल नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है और ऐसे में शुरुआत ही जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी के साथ हमें देखने को मिल रही है। सर, ऐसे में एक सवाल कल भी चल रहा था, क्या निफ्टी बॉटम आउट हो चुका है? अभी जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आपने मेंशन भी किया कि अभी ईरान की तरफ से उनका कोई स्टेटमेंट निकल कर के नहीं आया। आपको लग रहा है कि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशंस है, उसमें हमें और ज़्यादा निफ्टी नीचे जाता हुआ नज़र आएगा? जी, डेफ़िनेटली ऋषि जी, आपके साथ में शो करने का मौका थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मैं जिस भी जगह रहते हैं हम लोग नेशनल मीडिया में, नेशनल टेलीविज़न पे, तो ये बात ज़रूर होती भी है और डेफ़िनेटली नोबडी कैन फाइंड कि कहाँ तक बॉटम है या बॉटम आउट कहाँ पे हो सकता है। मैं ये एक बात का हमेशा पक्षकार रहा हूँ कि बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट को अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, अगर बेयर मार्केट चल रही है, तो डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऊपर नहीं जाएगा या कहीं रेजिलियंस नहीं दिखाएगा। टेक्निकली जहाँ पे भी ओवरसोल्ड वाला सिनारियो देखने मिल रहा है, अभी भी अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो काफ़ी जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। लेकिन कल का जो ब्रीदर था उसके बाद में जो ऑसिलेशन जो होना है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो रहा है और आज जो जिस तरीके की गिरावट है, एक साफ दर्शाती है यहाँ पे कि ये गिरावट अभी और गहराती हुई नज़र आ सकती है। बड़े जो नाम है उसके अंदर काफ़ी पेन हम लोग ऑब्जर्व मतलब हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि बॉटम को पकड़ने की कोशिश करना थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए और जिस डायरेक्शन में अभी फ़िलहाल ट्रेड में पैसा मिल रहा है, उस डायरेक्शन में विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन के साथ में पोजीशन साइज़निंग को कंट्रोल रख के ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं टेक्निकल लिहाज से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो एक रिट्रेसमेंट की जो लेवल दिखती है शार्प 20,000 पे नज़र आ रही है। अगर वो टूटता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर वो टूटता है तो 21,700 21,200 के दरवाजे खुल सकते हैं। नो वंडर अगर एक बार हम लोग 21,000 के बीच में भी आ जाए। ये वॉर रुकना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए। आप देख सकते हैं ऋषि जी, जिस तरीके से मार्केट का पेन है ये एक तरफ रह गया और जिस तरीके में पोर्टफोलियो में पेन है वो जी। का पेन जो है वो मुझे लगता है कि 16,000 15,000 की जो रेंज में पोर्टफोलियो हिल रहे थे उसी दरम्यान में है, क्यों तो रिटेलर का जो ज्यादातर पोर्शन होता है वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि मतलब आमतौर पे जो मेरी प्रैक्टिस है जो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि वो कभी नहीं चाहते कि लार्ज कैप में पैसा लगाए। वो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप की हालत बहुत गंदे से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा बहुत एक कन्विक्शन आना शुरू हुआ है, लेकिन लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं, वो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग जोन में रहना ज्यादा बेहतर होगा। जो भी ट्रेड्स निकल के आते हैं इंट्राडे में खत्म कर देना चाहिए। बॉटम फिशिंग की मतलब हिम्मत नहीं करनी चाहिए यहाँ। चलिए सर, आज के बाज़ार के लिए भी आपसे स्ट्रैटेजी समझना चाहेंगे। आपने कहा कि इंट्राडे में जो है वो ज़्यादा अ, सेफ ज़ोन लग रहा है अभी के लिए। आज के बाज़ार में आपका कॉल क्या रहेगा? देखिए अगर मेरी अगर राय है यहाँ पे तो 22,000 तक का जो है निफ्टी के अंदर लेवल खुलते हुए वैसे भी नजर आ चुका है। हम लोग लंबे वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट ऑफ रहेंगे। आमतौर पे छुट्टी वाले दिन हम लोग एमसीएक्स के अंदर 5 बजे के बाद में ट्रेडिंग शुरू देखते हैं। लेकिन चार चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके की बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही है दोबारा, एक कूल ऑफ ब्रीदर कल मिला था लेकिन आज दोबारा इंच अप होती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स के अंदर जिस तरीके की मूवमेंट है वो मतलब सेफ इवेंट्स को बिल्कुल टारगेट करके चल रहे हैं यहाँ पे। इतने गिरते मार्केट के अंदर अगर सेफ इवेंट्स भी अगर टारगेट हो रहा है तो ये एक चिंता वाली बात है। जब तक ये चीजें मतलब ठीक ठाक नहीं होती है तो क्रूड का एक बड़ा इम्पैक्ट भी हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। तो तमाम तरीके की चीजों को देखना होगा और मुझे लगता है कि अभी भी सेल ऑन राइज वुड बी द स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि डिविज लैब के फ्यूचर्स के अंदर जो है वो बिकवाली की सलाह रहेगी। डिविज लैब के फ्यूचर्स के अंदर एक बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर मैं लेवल की बात करूं यहाँ पे तो डिविज लैब 5,700 की रेंज में बेचना रहेगा। यहाँ पे 5,690 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 5,700 की रेंज में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1% का रखे 5,760 रुपए के आसपास का।
और नीचे में टारगेट मुझे लगता है 5,600 5,550 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो आज के बाजार में इस सलाह को आप बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। सर, क्रूड में भी आपने कमेंट्री की है, हम इससे भी समझना चाहेंगे कि $116 के आसपास हमने ब्रेंट क्रूड की कीमतें आती हुई देखी है। अभी उनके स्टेटमेंट के बाद दोबारा से जहां 103 पर पहुंच चुका था, दोबारा से यहाँ पर जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है हमें। आपको लग रहा है कि ये जो क्रूड है यहाँ से और जंप करेगा? मैम, इट्स अ नो ब्रेनर। हालांकि ये बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ा क्यू है मार्केट के लिए। और डेफिनेटली 115 मैं ब्रेंट और WTI में दोनों ट्रैक करता हूँ मैम। और जो जो ये बेसिकली जो आपके नए दर्शक होंगे, आपके फॉलोअर्स जो होंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बिल्कुल बहुत बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि WTI और ब्रेंट में क्या फर्क है। ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है क्रूड का। जो WTI है वो US का बेंचमार्क इंडेक्स है, और ब्रेंट जो है वो हम लोग यूरोप का, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, एशिया वगैरह। तो ये है किसी के अंदर जो स्वीट ऑयल कहा जाता है WTI को, और ब्रेंट को क्या है कि रिफाइनरी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, सल्फर और ये बाकी सारे कंटेंट्स को लेकर। कितना ऑयल निकलता है, कितना डीजल निकलता है, कितना पेट्रोल निकलता है, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग फिलहाल की कंडीशंस में अगर देखते हैं तो डेफिनेटली 135 से $140 तक की तेजी जो है वो ब्रेंट के अंदर देखने मिल सकती है। हालांकि WTI के अंदर मुझे लगता है कि $120-125 के आसपास आना चाहिए। हम लोग सोच नहीं सकते इतनी लंबी तेजी जो है वो क्रूड के अंदर विटनेस हो सकती है, अगर सही समय पे अगर ये वॉर अगर नहीं रुकता है यहाँ से तो। ओके सर, ईरान ने तो काफी पहले स्टेटमेंट दे दिया है कि $200 के लिए तैयार रहिए। तो अब आपने भी कहा कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है इनके प्राइसेस को लेकर के। तो अगर हम हायर लेवल्स पे देख रहे हैं तो आपको कितना लग रहा है क्रूड? मैम, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं फंडामेंटली मैं बात करने के लिए उतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं मानता हूँ मैं खुद को। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके की फ्रंट्स पे डिस्कशंस चल रहे हैं, जिस तरीके का एक वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है यहाँ पे। और देखिए, अगर मान लीजिए कल की कल अगर युद्ध समाप्त भी हो जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा और तुरंत वो बटन शुरू होगा और ऑयल निकलना शुरू होगा, ये वाली तो बात नहीं रहेगी। वहाँ पे एक प्रोसेस लगता है। वो प्रोसेस में काफी सारा पैसा भी खर्च होता है, काफी सारा समय और मैन पावर भी काफी लगती है वहाँ पे। बट स्टिल अगर मैं कहूँ यहाँ से तो ब्रेंट की लेवल्स मुझे इमीडिएट लेवल्स के ऊपर 137 और 142 की लेवल्स यहाँ पर नजर आती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब कुछ खबरों की ओर बढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में बातचीत करें। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2026 का इनका जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा मजबूत देखा गया है। और अगर हम इनकी बिक्री की बात करें तो उसमें भी जो है जंप देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले 4% से ज्यादा का जंप इनकी सेल्स में देखने को मिला। अगर आज के बाजार की बात करें तो 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पंकज सर, 130 पर इंडियन ऑयल चलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। कोई भी वॉर जो है वो बहुत लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। बहुत कम वॉर होते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आज उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। पॉलिटिकल एक वॉर डिफरेंट होता है, और इस तरीके का एक रिलीजियस वॉर इसको हम लोग कह सकते हैं, जो ईरान इजराइल और US के बीच में जो चल रहा है। तो इसके अंदर भी बहुत लंबा समय ये चलेगा नहीं। और ऑयल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होते हुए नजर आएगा। स्टैगर्ड वे में इसमें एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट यहाँ पे परसिस्ट होती है तो एक्यूमुलेट कर कर चले। 1 साल 2 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं यहाँ पे तो ₹200 ₹210 तक के टारगेट्स विटनेस जरूर हो सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट